हेलो, अगर मैं आपसे बोलूँ आर्टिकल 14 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्रिमिनेशन को अलाउ करता है, यानी कि इक्वालिटी की बात करने वाला आर्टिकल, समानता की बात करने वाला आर्टिकल, अनुच्छेद भेदभाव को भी अलाउ करता है, डिस्क्रिमिनेशन को भी अलाउ करता है, तो क्या आप मेरी बात मानेंगे? इस वीडियो लेक्चर को अटेंड करने के बाद आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा और आप ये बात खुद मानेंगे। हेलो एंड वेलकम बैक यू ऑल टू लॉ विद लो। आज का हमारा टॉपिक है आर्टिकल 14 और इस सब में हम डिस्कस करने वाले हैं इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। दो टर्म्स यूज हुए हैं आर्टिकल 14 में, उन दोनों को डाइसेक्ट करके बाइफरकेट करके उनका मीनिंग अच्छे से हम समझेंगे। दूसरा है हमारा कंसेप्ट ऑफ रीजनेबल क्लासिफिकेशन, उसको भी हम केस लॉज के हेल्प से समझने की कोशिश करेंगे। तीसरा है हमारा क्लास लेजिस्लेशन, उसको भी हम केस लॉज से समझेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि एक सिंगल पर्सन को एज अ होल सेपरेट क्लास ट्रीट किया जा सकता है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस रीजनेबल क्लासिफिकेशन और क्लास लेजिस्लेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, आखिर इनके बीच में डिफरेंस है तो है क्या। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम आर्टिकल 14 की बात करें तो इसमें साफ साफ लिखा है द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी कि भारत जो राज्य है उसकी सीमा में स्टेट यानी कि राज्य कोई भी किसी भी पर्सन को, किसी भी व्यक्ति को इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इन दो कंसेप्ट से वंचित नहीं करेगा। अब ये दो कंसेप्ट हैं, इनका एग्जैक्टली मतलब क्या है, इसके लिए हमें पहले इसे समझना पड़ेगा। चलिए डिस्कस करते हैं। अगर हम इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात करें तो इसका मतलब है ऑल ऑल आर इक्वल इन द आई ऑफ लॉ। कानून की नज़रों में हर कोई समान है। ऑल लॉज एप्लीकेबल इक्वली टू ऑल पर्सन्स, और हर तरह का कानून हर किसी के ऊपर समान प्रभाव से लागू किया जाएगा। अगर हम देखें, हमने लेडी जस्टिस के कंसेप्ट को तो देखा ही है, आप हर जगह देख सकते हैं, फिल्मों में और कानून की किताबों में और जगह जगह, कि एक लेडी है, उनके हाथ में तराजू है और उनकी आंखों पर पट्टी बंधी है। इसका मतलब क्या है? आंखों पर पट्टी बंधी है, इसका मतलब कोर्ट में कोई भी केस चलेगा तो जिस पार्टी के रिगार्डिंग केस चल रहा है वो कितनी ही अच्छी पोस्ट से हो, यानी कि गवर्नर हो, प्रेसिडेंट हो, पीएम हो, सीएम हो, बहुत बड़े बिजनेसमैन हो, कोई भी हो, किसी भी अच्छी फैमिली बैकग्राउंड से आते हो, उनका स्टेटस कुछ भी हो, उनकी इनकम कुछ भी हो, उस सब से जो हमारी लॉ है उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उस सब चीज़ों को कंसिडर ही नहीं किया जाएगा। सबके लिए जो लॉज हैं वो इक्वली अप्लीकेबल होंगी। और जब भी कोई जजमेंट प्रोनाउंस होगा किसी केस में तो ये हाथों में तराजू है, यानी कि हर पार्टी को एविडेंस, जो मटेरियल एविडेंस यानी कि ठोस सबूत वो पेश करेंगे, उसके आधार पर उनको जजमेंट प्रोनाउंस किया जाएगा, जजमेंट सुनाया जाएगा। आपका स्टेटस क्या है, आपकी एज क्या है, आप शक्ल से कितने मासूम या कितने खतरनाक टाइप लग रहे हैं, उससे किसी भी कोर्ट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि कानून की नज़रों में सब समान है। और इसी से हम देख सकते हैं, अगर कोर्ट में कोई भी केस चले, चाहे वो पीएम से रिलेटेड चले, चाहे वो दिल्ली के सीएम से रिलेटेड चले, चाहे उसमें पार्टी कोई एक मजदूर हो या कोई एक किसान हो, हर किसी की प्रोसीडिंग इसी तरीके से होगी जैसे कानून में लिखा है। यानी कि क्रिमिनल केस है तो सीआरपीसी के अकॉर्डिंग, अगर सिविल केस है तो सीपीसी के अकॉर्डिंग, और इसमें एविडेंस इंडियन एविडेंस एक्ट के अकॉर्डिंग लिए जाएंगे। किसी को भी इस चीज़ का प्रिविलेज नहीं मिलेगा कि उसकी पोस्ट क्या है, उसका इनकम क्या है, उसका स्टेटस क्या है, क्योंकि कानून की नज़रों में सब समान है। यानी कि इसका एक एग्जांपल है, हम देख सकते हैं, एनी पर्सन कैन सीक पुलिस प्रोटेक्शन हुज लाइफ इज एट रिस्क। कोई भी व्यक्ति जिसको भी जान का खतरा है या फिर जिसकी भी लाइफ रिस्क पे है, वो पुलिस प्रोटेक्शन के लिए अप्लाई कर सकता है। फॉर एग्जांपल, यहाँ अगर मुकेश अंबानी को धमकी भरा खत मिला है तो वो भी पुलिस में जाके अपनी जो कंप्लेन है वो लॉन्च करा सकते हैं और वो भी पुलिस प्रोटेक्शन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उस कंडीशन में पुलिस उनको ये नहीं बोलेगी कि आप मुकेश अंबानी हैं और आप के पास दुनिया की सारी सुविधाएं मौजूद हैं और आप ऐसा कीजिए, अपने पास से बॉडीगार्ड रख लीजिए या अपनी सिक्योरिटी खुद कीजिए। और अगर कोई आम इंसान है जिसको जान से मारने की धमकी मिली है, वो भी पुलिस प्रोटेक्शन के लिए अप्लाई कर सकता है। सबके ऊपर सेम प्रोसीजर अप्लाई होगा और जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग उसको भी पुलिस प्रोटेक्शन मिल जाएगी। आप देख सकते हैं, काफ़ी बार जो इंटरकास्ट या इंटर रिलीजन मैरिज के केस होते हैं उसमें कपल अपनी ही फैमिली से पुलिस प्रोटेक्शन की डिमांड करते हैं और उनको मिलती भी है, क्योंकि कानून की नज़रों में हर कोई समान है। अगर हम बात करें इस को पढ़ने के बाद, इस टर्म को समझने के बाद, इक्वालिटी बिफोर लॉ,
हमें ये समझ में आ चुका है। ये जो टर्म है, इट एंड्स ऑल टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, ये हर तरह के भेदभाव को दूर करता है, किसी भी तरह के भेदभाव को अलाउ नहीं करता। एज लॉज मेड इक्वली एप्लीकेबल टू पीपल बिलोंगिंग फ्रॉम डिफरेंट ग्रुप्स, कैटेगरीज, एज, सर्कमस्टेंसेस, कैलिबर एटसेट्रा। और इसके अकॉर्डिंग किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई किसी भी ग्रुप से हो, किसी की भी कैटेगरी कुछ भी हो, एज कुछ भी हो, सर्कमस्टेंसेस डिफरेंट हो, उसकी कैपेसिटी कुछ भी हो, सबके ऊपर कानून समान प्रभाव से लागू किया जाएगा। इसका एग्जांपल है फंडामेंटल राइट्स। हर सिटीजन ऑफ इंडिया को फंडामेंटल राइट मिले हुए हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सी कास्ट से, रिलीजन से बिलोंग करता है और उसकी एज क्या है। छोटे बच्चों को उतने ही फंडामेंटल राइट मिले हुए हैं जितने बड़े को मिले हुए हैं। और अगर हम बात करें इसके इक्वालिटी बिफोर लॉ, इस कंसेप्ट को जब हमने लागू किया तो इसके कुछ लूप होल्स निकल के आए। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने घर से शुरुआत कीजिए। अगर आपके घर में एक छोटा बच्चा है जिसकी डाइट है 2 चपाती, और एक बड़ा यानी कि एडल्ट मेल है, उसकी डाइट है 4 चपाती। आज से आपने बोला कि इक्वालिटी प्रिवेल करेगी घर में भी, और हर किसी को 3-3 चपाती दी जाएंगी। जो छोटा बच्चा है उसको भी 3 चपाती मिलेगी, जो एडल्ट मेल है उसको भी 3 चपाती मिलेगी। कोई भी भेदभाव नहीं होगा। तो अब क्या होगा, जिस बच्चे की डाइट 2 चपाती है उसको 1 चपाती एक्स्ट्रा मिल जाएगी। अगर वो खाएगा तो उसको प्रॉब्लम होगी, नहीं खाएगा तो चपाती वेस्ट होगी। और जिस एडल्ट मेल की डाइट 4 चपाती है उसको 3 चपाती मिल रही है, और उनकी जो डाइट है उससे कम मिल रही है, तो उनका वैसे कोई भला नहीं होने वाला। तो इस तरह से इक्वालिटी प्रिवेल कराना चाहते थे हम, हमारा कंसेप्ट था कि हम इक्वालिटी प्रिवेल कराएं, पर यहाँ क्या हो गया, जानबूझ के हमने नहीं किया, पर यहाँ बहुत बड़ा डिस्क्रिमिनेशन हो गया। जिसको जितना चाहिए था उसको नहीं मिला। तो इसके लूप होल्स भी निकल के आए, जैसे जो हमारी गवर्नमेंट की अन्न वितरण योजना है, यानी कि जिसमें वो राशन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। अगर गवर्नमेंट इस तरह से कर दे, किसी की फैमिली में कितने मेंबर हो, अगर एक मेंबर है तो भी उसको महीने में एक जो है गेहूं की बोरी मिलेगी, और अगर किसी के यहाँ 10 फैमिली मेंबर है उसको भी महीने में एक गेहूं की बोरी मिलेगी। तो क्या यहाँ इक्वालिटी प्रिवेल करेगी? नहीं, यहाँ पे वो डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा। जिसकी फैमिली में एक मेंबर है उसका एक महीने में एक बोरी से काम चल जाएगा, पर जिसकी फैमिली में 10 मेंबर हैं उनके यहाँ सब भूखे मर जाएंगे। इक्वालिटी प्रिवेल नहीं होगी, बल्कि वो डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव हो जाएगा। तो जो इक्वालिटी बिफोर लॉ है, ये बात करती है गवर्नमेंट के पास जितने भी रिसोर्सेज है, जितना भी सामान है, वो सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करे। उसको ये नहीं देखना है किसको उस सामान की ज़रूरत है और किसको नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफरेंट पीपल खड़े हैं, और हमारा ऑब्जेक्ट है कि ये सब लोग मैच देख सकें आराम से। तो गवर्नमेंट के पास 3 स्टूल थे, बाई चांस ये रिसोर्सेज मान लीजिए आप गवर्नमेंट के, एक स्टूल इनको दिया, एक इनको दिया और एक इनको दिया। हमारा ऑब्जेक्ट क्या फुलफिल हुआ? ये मैच देखने लायक नहीं रहे। हाँ, इनको दिखाई दे रहा है, इनका जितना इनको रिसोर्स मिला है इनके अकॉर्डिंग वो सफिशिएंट था, पर इनको जो रिसोर्स मिला है वो ज़रूरत ही नहीं थी, इनको ज़बरदस्ती स्टूल के ऊपर खड़ा कर रखा है। तो इस तरह से अगर हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे रिसोर्सेज सबको, और डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल भी नहीं करेंगे, बिल्कुल भी भेदभाव नहीं करेंगे, तो इक्वालिटी प्रिवेल नहीं करेगी। हम नहीं जाएंगे फिर भी डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा। तो इस कंसेप्ट के लूप होल्स की वजह से हमें बाद में ये कंसेप्ट हमने यूज़ किया, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ के जितने भी लूप होल्स हैं उनको कवर करने के लिए हम यूज़ करते हैं इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का कंसेप्ट, यानी कि जो इक्वल्स हैं वो इक्वली ट्रीट किए जाएंगे, और जो अनइक्वल्स हैं वो इक्वल से डिफरेंटली ट्रीट किए जाएंगे। यानी कि जिसको जितनी ज़रूरत है उसको उतने ही रिसोर्सेज अवेलेबल कराए जाएंगे, और सबको हमारा ऑब्जेक्ट है हर कोई इक्वालिटी पे है। जो ऑलरेडी इक्वालिटी पे हैं उनको अलग किया जाएगा उस ग्रुप से जो अनइक्वल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने पब्लिक एट लार्ज में से एससी यानी कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को अलग कर लिया, क्योंकि हमें उनके लिए फिर अलग तरह से उनको प्रिविलेजेस देने हैं और अलग तरह की लॉज बनानी है उसके लिए। तो इक्वल्स को अलग कैटेगरी में हम रखेंगे और अनइक्वल्स को अलग कैटेगरी में रखेंगे, जिससे हम उनके लिए जो उनकी नीड के अकॉर्डिंग चीज़ें हैं वो उनको प्रोवाइड करा सकें। इसका एग्जाम्पल है, हम एमपी यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को सिविल प्रोसीडिंग से स्पेशल इम्यूनिटीज देते हैं, किसके रिगार्डिंग? अंडर आर्टिकल 105 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कोई भी एमपी है यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, तो जब भी किसी बिल के ऊपर डिबेट होगी वो मेंबर अपना कोई भी ओपिनियन पार्लियामेंट में रखें, या फिर जब भी उस बिल के रिगार्डिंग वोटिंग होगी वो किसी भी साइड वोट करें, उसको लेके कोई भी कोर्ट उनको पनिशमेंट नहीं देगी। हमें ये स्पेशल इम्यूनिटीज़ उनको प्रोवाइड करानी पड़ी उनकी नीड के अकॉर्डिंग, क्योंकि अगर हम उनको इस तरह की इम्यूनिटी प्रोवाइड नहीं कराएंगे तो चांसेस रहेंगे
वो अपनी डिबेट में अपना ओपिनियन रख ही ना पाएँ, क्योंकि उनको पता है अगर उन्होंने थोड़ा भी बोला पब्लिक उसका इशू बना के उनको सीधे कोर्ट में ले जाएगी। तो इस तरह से ना डिबेट हो पाएगी, ना कोई बिल लॉ बन पाएगा। तो इसलिए नीड के अकॉर्डिंग हमको जिसको जितनी ज़रूरत है उसको उसके अकॉर्डिंग प्रिविलेजेस भी प्रोवाइड करानी है। और इसका एग्जांपल है, हमने पीपल को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया। फॉर एग्जांपल शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, और उनके लिए फिर स्पेशल प्रोविजंस बनाए। आपको पता है कोई भी गवर्नमेंट वैकेंसी निकलती है तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए अलग से रिजर्वेशन रखा जाता है, और उनके लिए क्वालिफाइंग मार्क्स का जो क्राइटेरिया है वो जो जनरल क्लास पीपल हैं उनसे थोड़ा कम रखा गया है, जिससे वो भी हमारे साथ कॉम्पीट कर सकें। अगर हम बात करें इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की, तो इसका मतलब है लॉ सबको उतना ही प्रोटेक्ट करेगा जितना उसको ज़रूरत है, और सबको उसी हिसाब से डील करेगा जो उनकी सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से उनकी नीड है। फॉर एग्जांपल हमारा यही ऑब्जेक्टिव है कि सब लोग मैच देख पाएँ। इनको हमें पता है जो हमारे पास गवर्नमेंट के पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं इनको उसकी नीड नहीं है, और अगर इनकी बात करें इनको उस रिसोर्स की नीड है बट थोड़ी सी, और अगर इनकी बात करें तो इनको उस रिसोर्स की नीड है थोड़ी ज़्यादा। तो गवर्नमेंट उनकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, उनकी सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग, उनकी नीड के अकॉर्डिंग उनको रिसोर्सेज प्रोवाइड कराएगी जिससे इक्वालिटी प्रिवेल कर सके। फॉर एग्जांपल जो हमारा राशन वितरण योजना है, अब गवर्नमेंट मुकेश अंबानी को राशन प्रोवाइड नहीं कराएगी, क्योंकि पता है वो तो ऑलरेडी औरों को ही राशन प्रोवाइड कराने की कैपेसिटी में है अभी उनको। और अगर हम बात करें इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ में कितना डिफरेंस है, इतना ही डिफरेंस है। इक्वालिटी बिफोर लॉ बोलती है जितने रिसोर्सेज हैं सबको इक्वली प्रोवाइड करो, हमें इससे बिल्कुल नहीं देखना है कि किसको कितनी नीड है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ बोलता है पहले हम कैटेगरी में डिवीजन करेंगे लोगों का और ये देखेंगे किसको कितनी नीड है, उसके बाद जिसको जितनी नीड है उसको उतनी ही रिसोर्सेज प्रोवाइड कराए जाएंगे। ऐसी हर किसी को हर चीज़ नहीं दी जाएगी, जिसको ज़रूरत है सिर्फ चीज़ें उन्हीं को दी जाएंगी, जिससे रिसोर्सेज भी वेस्ट ना हो और जो हमारा ऑब्जेक्ट है इक्वालिटी प्रिवेल करे वो भी फुलफिल हो जाए। तो यानी कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है, ये डिस्क्रिमिनेशन की बात करती है, बट यहाँ डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव कैसा है, पॉजिटिव है। हर किसी को हर रिसोर्सेज नहीं दे रहे हैं, पर जिसको जितनी ज़रूरत है उतना दे रहे हैं। और फिर अगर हम बात करें तो हमें पता लग चुका है जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है वो भेदभाव तो करती है पर उसका भाव भेद वाला नहीं रहता। यानी कि पहले हम लोगों को डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड करेंगे, उसके बाद देखेंगे किसको कितनी नीड है, उसके अकॉर्डिंग उसको गवर्नमेंट के रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जाएंगे जिससे सबका डेवलपमेंट हो सके इक्वली। तो यानी कि हमें इसमें क्लासेस में डिवीज़न करना है पीपल का। हम यहाँ पे देख सकते हैं इट सपोर्ट्स द क्लासिफिकेशन ऑफ पीपल इन डिफरेंट ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। तो अब हमारे क्लासिफिकेशन की बात आई, तो क्लासिफिकेशन फिर दो तरीके का निकल के आया। सबसे पहले टाइप का क्लासिफिकेशन है रीजनेबल क्लासिफिकेशन, यानी कि जो क्लासिफिकेशन किसी रीज़न के साथ किया गया हो, लॉजिक लगा के किया गया हो, जैसे द क्लासिफिकेशन ऑफ पीपल इन डिफरेंट ग्रुप्स सो दैट दे कैन बी प्रोवाइडेड विद द थिंग्स विच दे आर सुटेबल टू देयर कंडीशंस फॉर डेवलपमेंट। लोगों का हमें क्लासिफिकेशन करना है डिफरेंट ग्रुप्स में जिससे उनको वो चीज़ें प्रोवाइड करा, सोर्सेज प्रोवाइड करा सकें जो उनकी डेवलपमेंट के लिए इम्पोर्टेंट हो। तो हमें क्लासिफिकेशन करना है पर वो क्लासिफिकेशन रीजनेबल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल हमने डिफरेंट इनकम ग्रुप्स में जो जितने भी पर्सन्स हैं हमारे सिटीजन्स हैं उनको डिवाइड किया। उसके बाद हमने सबके ऊपर डिफरेंट टैक्स इम्पोज किया, क्योंकि आप अगर मुकेश अंबानी के ऊपर जितना टैक्स इम्पोज करोगे उतना ही टैक्स आपने एक मजदूरी से कमाने वाले के ऊपर इम्पोज कर दिया तो वो इक्वालिटी नहीं होगी बल्कि डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा, वो भी बहुत बड़े वाला डिस्क्रिमिनेशन। तो उनकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग हमने उनकी इनकम के अकॉर्डिंग उनके ऊपर टैक्स इम्पोज किया। इसका एक और एग्जांपल है सम एक्स्ट्रा टाइम इज गिवन इन एग्जाम्स टू ब्लाइंड कैंडिडेट। जब भी एग्जाम होता है आपको पता है नॉर्मल कैंडिडेट से ज़्यादा टाइम यानी कि 1 घंटा या कुछ टाइम ऊपर ब्लाइंड कैंडिडेट्स को मिलता है, क्योंकि आपको पता है उनकी डिसेबिलिटी की वजह से उनके साथ अगर हम उनको भी इक्वल टाइम देंगे, बाई चांस 3 घंटा अगर नॉर्मल कैंडिडेट्स को मिल रहा है, ब्लाइंड कैंडिडेट्स को भी हम वही एग्जाम करने के लिए 3 घंटा देंगे तो उनको उसमें थोड़ी प्रॉब्लम होगी और हमारी इक्वालिटी प्रिवेल नहीं कर पाएगी बल्कि एक तरह का डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा। और इसके लिए ब्लाइंड कैंडिडेट्स को जो एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है उसके लिए कोई नॉर्मल कैंडिडेट जाके ये नहीं बोल सकता कि हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, क्योंकि उनकी कंडीशंस के अकॉर्डिंग, उनके सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग उनकी नीड है थोड़ा सा उनको एक्स्ट्रा टाइम दिया जाए। अगर हम बात करें, आपको पता है आर्टिकल 42 के अंडर मैटरनिटी लीव का प्रोविजन है, यानी कि मातृ अवकाश। जो वर्किंग लेडी है वो प्रेग्नेंट होती है तो उनको प्रेगनेंसी लीव मिलती है। अब
इस केस में कोई भी मेल एम्प्लॉई ये नहीं बोल सकता कि हम लड़के हैं, हमारे साथ ऐसा ही होता है और हमारे साथ यहाँ पे भी भेदभाव हो रहा है। क्योंकि आपको पता है, मैं प्रेगनेंसी की वजह से उनको स्पेशल केयर चाहिए होती है, स्पेशल रेस्ट चाहिए होता है और बहुत सारी चीज़ चाहिए होती है उनकी सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग। उस टाइम उनकी नीड है, वो बहुत उनके लिए मैंडेटरी है कि उनको मैटरनिटी लीव दी जाए। तो यहाँ पे उनको ये स्पेशल प्रोविज़न उनके लिए बनाने से किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं हो रहा है। और अब हमारा सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अब हमें पता है हमें रीजनेबल क्लासिफिकेशन करनी है। हमें कैसे पता लगेगा कोई हम क्लासिफिकेशन करने बैठे हैं वो रीजनेबल है या नहीं है? उसके लिए हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है, वेस्ट बंगाल वर्सेस अनवर अली। इसमें हमें सुप्रीम कोर्ट ने 2 स्टेप्स टेस्ट दिया था जिससे हम पता कर सकें कोई भी क्लासिफिकेशन रीजनेबल है या नहीं है। इसमें सबसे पहली चीज़ है जो इस टेस्ट की फर्स्ट स्टेप है, वो है जब भी हम क्लासिफिकेशन करेंगे वो इंटेलिजिबल डिफरेंशिया के ऊपर बेस होनी चाहिए, यानी कि अनइक्वल्स को जो इक्वल्स हैं उनसे सेपरेट कैटेगरी में रखा जाना चाहिए। यानी कि पर्सन्स नॉर्मल पब्लिक एट लार्ज है, उससे हमने SC ST को बाई चांस अलग कर दिया। तो जो अनइक्वल्स हैं उनको सबसे पहले छांट के अलग कर दिया जाए, अलग कैटेगरी अलग क्लास उनकी बना ली जाए और जो इक्वल्स हैं उनकी क्लास अलग बना ली जाए। और जो हमने डिफ्रेंशिएशन की है, यानी कि पीपल को 2 क्लासेस में डिवाइड किया है, ये नॉर्मल पीपल और ये स्पेशल कैटेगरी के पीपल, वो हमारी क्लासिफिकेशन इस तरह से होनी चाहिए कि उस क्लासिफिकेशन को करने से जो हमारा ऑब्जेक्ट है, यानी कि हमारा मेन मोटिव है, हमारा उद्देश्य है, वो अचीव हो, उसको हम पूरा कर पाए। फॉर एग्जाम्पल, हमने ये पीपल को डिफरेंट ग्रुप्स में रखा है इनकम के बेस पे। इससे हमारा क्या मोटिव पूरा होगा? जो डिफरेंट इनकम क्लास है उनके ऊपर डिफरेंट टाइप्स का टैक्स हम लोग इम्पोज करेंगे। उससे सब अपना जितना भी पार्ट उनका बनता है इंडिया के डेवलपमेंट में, वो अपना पार्ट पे कर पाएंगे और इससे किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं होगा और सब अपना पार्ट भी पे कर पाएंगे और जो हमारी कंट्री है उसका डेवलपमेंट भी होगा और कंसंट्रेशन ऑफ रिसोर्सेज भी नहीं होगा। यानी कि जो अमीर हैं उनसे हम टैक्स इम्पोज करके जो गरीब हैं जो टैक्स दे ही नहीं सकते उनको हम काफ़ी सारी स्कॉलरशिप्स हो गई और काफ़ी सारी उनके डेवलपमेंट के लिए स्कीम्स चलाएंगे। उससे कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, यानी कि जो सारा पैसा है वो सिर्फ अमीरों के पास है, ये भी नहीं होगा और इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज हो जाएगा, बट रीजनेबल क्लासिफिकेशन के अंडर। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है क्लासिफिकेशन करने का वो अचीव होना चाहिए, तभी हमारी जो क्लासिफिकेशन है वो रीजनेबल क्लासिफिकेशन होगी अगर ये दोनों टेस्ट के स्टेप क्वालिफाई कर रही हैं। इसका एग्जांपल है, हमने डिफरेंट टैक्स इम्पोज किया जो डिफरेंट इनकम ग्रुप के पर्सन्स हैं उनके ऊपर, यानी कि उनको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया। उसके बाद उनके ऊपर अलग अलग टैक्स लगाया जिससे वो भी कंट्री के डेवलपमेंट में अपना पार्ट पे कर सकें और किसी के साथ कोई भेदभाव भी ना हो। इंपॉर्टेंट चीज़ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ ना हो, यानी कि जो अमीर हैं सारा पैसा उन्हीं के हाथ में ना जाए, उनसे टैक्स की फॉर्म में पैसा लेके हम गरीब जो हैं टैक्स नहीं पे कर पा रहे हैं या उनके लिए जो रिसोर्स हैं, जो डेवलपमेंट स्कीम चलनी चाहिए, गवर्नमेंट अमीरों से टैक्स के रूप में पैसा लेके उनके ऊपर वो पैसा खर्च कर सके जिनको उसकी ज़रूरत है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, जब भी हम रीजनेबल क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तो हम हर सिचुएशन में ये टेस्ट के 2 स्टेप तो अप्लाई होने ही चाहिए, पर फिर भी हम हर सिचुएशन में आपको एक लीगल सेट ऑफ रूल्स बना के नहीं दे सकते। ये है मैटर ऑफ कॉमन सेंस का। हर केस में आपको अपनी कॉमन सेंस अप्लाई करके देखना पड़ेगा कि ये क्लासिफिकेशन रीजनेबल है या नहीं है। अगर हम क्लास लेजिस्लेशन की बात करें, हमने बात की थी ना, जब क्लासिफिकेशन की बारी आई तो 2 तरह की निकल के आई। एक तो थी रीजनेबल क्लासिफिकेशन जिसको हम पढ़ चुके हैं, दूसरा है क्लास लेजिस्लेशन, यानी कि कुछ लोगों ने बोला हम भी अपनी अलग क्लास क्रिएट करेंगे और फिर उसके हिसाब से हम स्पेशल प्रिविलेज देंगे। तो इसमें क्या हुआ, ये आर्बिट्ररी डिस्टिंक्शन है, यानी कि इसमें भी कैटेगरी में पीपल को डिवाइड किया, बट वो जो डिवाइड किया उसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं था, बल्कि वो इसलिए डिवाइड किया क्योंकि हमारी मर्जी। हाँ, फॉर एग्जाम्पल किसी स्कूल ने रूल बना दिया कि इस स्कूल के अंदर सिर्फ और सिर्फ उन बच्चों का एडमिशन होगा जिनके पेरेंट्स क्रीमी लेयर इनकम ग्रुप में आते हैं। तो ये क्या है, आर्बिट्ररी, यानी कि मनमाने ढंग से डिस्टिंक्शन की हुई है और इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, बस रैंडम पीपल को सेलेक्ट करने के बाद उनको स्पेशल प्रिविलेज देने का इसका ऑब्जेक्ट है। तो इस तरह की क्लास लेजिस्लेशन बिल्कुल भी वैलिड नहीं होगी। अगर हम बात करें जो हमारी रीजनेबल क्लासिफिकेशन है, क्या वो सिर्फ एक पर्सन के लिए हो सकती है, यानी कि सिर्फ एक अकेले पर्सन को हम पब्लिक एट लार्ज से अलग करके एक सेपरेट क्लास की तरह ट्रीट कर सकते हैं,
तो इसका आंसर है यस, हम कर सकते हैं। यानी जो रीजनेबल क्लासिफिकेशन है उसके लिए जो हमारा 2 स्टेप टेस्ट दिया है, अगर वो दोनों स्टेप फुलफिल हो रहे हैं, उनकी कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो हम सिर्फ एक पर्सन को भी एज ए सेपरेट क्लास ट्रीट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी पर्सन को बाई चांस पूरी पब्लिक एट लार्ज में से एक पर्सन को बहुत रेयर टाइप की बीमारी हो गई, किसी रेयर टाइप की डिजीज हो गई बहुत अलग सी, और उस बीमारी का जो ट्रीटमेंट है वो एक ड्रग है, यानी कि एक दवाई है जो कि फ़ौरन से इम्पोर्ट करनी पड़ेगी। पर वो फ़ौरन से इम्पोर्ट करनी ईजी नहीं है, क्योंकि जो हमारी गवर्नमेंट है उसने उस ड्रग के इम्पोर्ट करने के ऊपर बैन लगा रखा है। तो उस कंडीशन में हो सकता है उस एक पर्सन की, जो एक पर्सन है जिसको रेयर डिजीज़ हुई है, उसकी जान बचाने के लिए गवर्नमेंट को अपने रूल्स में थोड़ा चेंज करना पड़े, और सिर्फ उसकी जान बचाने के लिए कुछ ड्रग जो उसके लिए दवाई की तरह यूज़ हो सके, उसकी इम्पोर्ट की परमिशन भी देनी पड़े। वहाँ पे गवर्नमेंट ये नहीं बोलेगी कि सिर्फ एक पर्सन को हम सेपरेट क्लास ट्रीट नहीं करेंगे, जब कम से कम इस बीमारी से 10 या 20 लोग अफेक्ट होंगे, तब जाके हम उस ड्रग के इम्पोर्ट की परमिशन देंगे। तो इस तरह की कंडीशन में जो एक पर्सन है, सिंगल पर्सन को भी एज अ होल क्लास ट्रीट किया जा सकता है। और इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, आपको पता है इलेक्शन कमीशन ने, अभी जब इलेक्शन हुए थे तो इलेक्शन कमीशन ने पोलिंग बूथ सेट किया था सिर्फ एक सिंगल वोटर के लिए, क्योंकि जो उसकी सिचुएशन थी उस कंडीशन में उसके लिए अलग से पोलिंग बूथ सेट करना इम्पोर्टेंट था, जिससे वो अपना वोटिंग का जो राइट है, लीगल राइट है, वो एक्सरसाइज कर सकें। और इस तरह के केस में अगर कोई इस तरह की क्लास रीजनेबल क्लासिफिकेशन को चैलेंज करता है कि एक पर्सन को एज अ सेपरेट क्लास ट्रीट नहीं किया जाना चाहिए था, इस तरह के कोई सर्कमस्टेंसेस नहीं थे, तो इस चीज़ को प्रूव करने का बर्डन भी उसी पर्सन के ऊपर आएगा जो इस तरह की रीजनेबल क्लासिफिकेशन को अपोज करेगा। अगर हम बात करें डिफरेंस बिटवीन रीजनेबल क्लासिफिकेशन और क्लास लेजिस्लेशन की, तो जो हमारा क्लास लेजिस्लेशन है प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी को वायलेट करता है। इसमें जो डिस्टिंक्शन हम करते हैं डिफरेंट ग्रुप्स के बीच में, उसका कोई वैलिड रीज़न नहीं होता। और ये जो हमारा रीजनेबल क्लासिफिकेशन है इक्वालिटी को प्रिवेल करने के लिए ही इसमें जो क्लासिफिकेशन है वो किया जाता है लोगों का डिफरेंट ग्रुप्स में। अगर हम बात करें क्लास लेजिस्लेशन की, इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन एनी वैलिड रीज़न, इसको डिस्टिंक्शन करने का इसमें कोई भी वैलिड रीज़न नहीं होता, बल्कि जो रीजनेबल क्लासिफिकेशन है उसमें लोगों के वेलफेयर के लिए और उनको रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटी उनके सिचुएशन के अकॉर्डिंग प्रोवाइड कराने के लिए डिस्टिंक्शन किया जाता है। क्लास लेजिस्लेशन में डिस्टिंक्शन जो है आर्बिट्ररी है नेचर में, यानी कि मनमाने ढंग से होता है और इसका कोई भी लॉजिकल रीजनिंग नहीं होती। और ये जो रीजनेबल क्लासिफिकेशन है इसमें सोशल वेलफेयर को प्रमोट करने के लिए जो डिस्टिंक्शन होता है लोगों का डिफरेंट क्लास में होता है। अगर हम क्लास लेजिस्लेशन की बात करें, इसमें स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है कुछ लोगों को सेलेक्ट करके जनरल पब्लिक में से, बट उनके सिलेक्शन का कोई भी वैलिड क्राइटेरिया नहीं होता। अगर हम रीजनेबल क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसमें भी स्पेशल लॉज बना के स्पेशल प्रिविलेज दिया जाता है डिस्टिंक्ट क्लास को, पर उस क्लास को दिया जाता है जिसको उसकी ज़रूरत है, जिससे उनको भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिल सकें डेवलपमेंट की, उनकी सर्कमस्टेंसेज और नीड के अकॉर्डिंग। अगर हम बात करें क्लास लेजिस्लेशन की, तो इसमें डिस्क्रिमिनेशन होता है बहुत ही इम्प्रॉपर तरीके से, यानी कि कुछ रैंडम सेलेक्टेड पीपल को स्पेशल प्रिविलेजेस दिए जाते हैं। और अगर हम रीजनेबल क्लासिफिकेशन की बात करें तो ये प्रमोट करता है रीजनेबल डिस्टिंक्शन, यानी कि डिफ्रेंशिएशन इसमें भी होता है लोगों का ग्रुप्स में डिवाइड करके, पर ये डिफ्रेंशिएशन जो है वो रीजनेबल है, जिससे इक्वालिटी प्रिवेल करे सोसाइटी में और किसी के साथ भी कोई भी डिस्टिंक्शन ना हो। यानी कि आर्टिकल 14 रीजनेबल क्लासिफिकेशन के थ्रू डिस्क्रिमिनेशन तो अलाउ करता है, पर वो एक बहुत ही प्रॉपर डिस्क्रिमिनेशन है, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है, और लोगों को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करता है जिससे इक्वालिटी प्रिवेल कर सके। हमारा जो रीजनेबल क्लासिफिकेशन है इसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, तो रीजनेबल क्लासिफिकेशन का जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। इवन कोई भी पर्सन इसको कोर्ट में चैलेंज भी कर सकता है, और जो कोर्ट है खुद भी इसकी समीक्षा यानी कि न्यायिक समीक्षा कर सकता है। और हमारा एक बहुत ही फेमस केस है डालमिया केस, इसमें ये हेल्ड हुआ था एज अ सिंगल पर्सन को भी अगर उसके सर्कमस्टेंसेस इस तरह के हैं कि उसके लिए कोई स्पेशल सेट ऑफ रूल्स बनाने हैं, उस कंडीशन में सिंगल पर्सन को भी एज सेपरेट क्लास ट्रीट किया जा सकता है। आपको समझ में आ चुका होगा जो हमारा आर्टिकल 14 है वो डिस्क्रिमिनेशन को अलाउ करता है रीजनेबल क्लासिफिकेशन की फॉर्म में, बट वो डिस्क्रिमिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का डिस्क्रिमिनेशन है, क्योंकि अगर हम डिस्क्रिमिनेशन को पूरी तरह से एंड करेंगे तो वो भी हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा।
हर चीज़ की ज़रूरत है अकॉर्डिंग टू नीड। हमें डिस्क्रिमिनेशन की या डिस्टिंक्शन की भी ज़रूरत है अकॉर्डिंग टू पीपल्स नीड। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। आर्टिकल 14 जो हमारा है रीजनेबल क्लासिफिकेशन की फॉर्म में एक काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन को सपोर्ट करता है, बट ये डिस्क्रिमिनेशन है बहुत पॉजिटिव टाइप का डिस्क्रिमिनेशन है। ये भेदभाव इसीलिए किया जाता है लोगों को दूसरी डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड करने के बाद, क्योंकि यहाँ पे भेदभाव का भाव नहीं होता, इक्वालिटी प्रिवेल की आ सके, इसलिए लोगों को डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड किया जाता है। सो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। आई होप आपके रीजनेबल क्लासिफिकेशन और क्लास लेजिस्लेशन से रिलेटेड डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे, और आपके जो इक्वालिटी बिफोर लॉ है और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है उसका भी आपको एक इंसाइट मिल चुका होगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है, और हमारा आर्टिकल 14 किस तरह से रीजनेबल क्लासिफिकेशन की फॉर्म में एक सर्टेन टाइप के पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन को अलाउ करता है। इसी के साथ आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी इन दिस वीडियो लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं आपको एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। टेक केयर, बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड विद लॉ विद लॉ।